नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित वत्स अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वेद आईएएस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा था, स्ट्रक्चर बताया था, ये हमारी क्लास 10 बजे से रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। हमने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे इसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक संभव होगा उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको चर्चा करेंगे। लेकिन हमने कहा कि एक दो जो क्लासेस हमारी रहेंगी शुरुआत की, वो थोड़ी संक्षिप्त रहेंगी, थोड़ी मॉडल के आधार पर रहेंगी। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि आपको प्री कम मेंस के हिसाब से हम करंट को लेकर चलेंगे, तो हमने एक आपको बताया था अपना प्लान कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक हम मंथली करंट को लेकर चलेंगे, जिसमें हम जनवरी के करंट को शुरुआत करेंगे। जनवरी टू फरवरी इस तरीके से होते हुए आएंगे। और ये 1 जून से शुरुआत हो रहा है इस क्लासेस की। 1 जून से मतलब शुक्रवार और शनिवार को हम एक सप्ताह के करंट को लेकर चलेंगे। तो शुरुआती दौर में हम जो क्लासेस देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री, आरओ, यूपी टेट, सुपर टेट, ट्रिपल और यूपीएससी, इन सब को देखिए। करंट किसी का भी हो सकता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, कहीं तथ्यात्मक पूछे जाएंगे, कहीं विश्लेषणात्मक पूछे जाएंगे, कहीं डेप्थ में पूछे जाएंगे, लेकिन करंट तो करंट ही है, वो तो सबके लिए बराबर होता है। तो उसी के हिसाब से हम सिर्फ समझ लीजिए, ये भी एक संक्षिप्त चर्चा है जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनते हैं किसी घटना से, डेली के अखबार से। आपसे हमारा एक और आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग एक पत्रिका और एक न्यूज़पेपर, जो आपको पसंद हो, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती हो, जो आप ग्राह्य कर सकते सरल तरीके से, उसको पढ़िए रेगुलर। और ये करंट अफेयर्स पढ़ाने का विषय नहीं, लेकिन आज का जो दौर है ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप वही घटना अखबार में पढ़े, वही घटना मैगजीन में पढ़े, उसी घटना को न्यूज में देखा आपने, फिर उसके बाद आपने उसकी जब चर्चा हो जाती है, जैसे आपकी चर्चा पर क्लास का क्या महत्व है, आप किसी घटना को पढ़ते हैं, आपका दिमाग हो सकता है वहां तक क्लिक न करे, आप उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच न कर पाए। अगर आपने पढ़ा है, जैसे यहाँ चर्चा होती है कि इस चर्चा में, इस घटना में, इस व्यवस्था में ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी तरीके से हम लोग जो चर्चा पर चर्चा जो आप पढ़ते हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब लेके आएंगे, तब आपको वो करंट ग्राह्य हो जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में आज हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा के मॉडल में प्रश्न के रूप में 3-4 प्रश्नों को लेंगे, 3-4 घटनाओं को देंगे। उसके बाद कल से हम वही मंथली क्लासेस के हिसाब से चलेंगे। और शुक्रवार शनिवार को ही ध्यान में रखिएगा कि वीकेंड 1 से जैसे 6 जून की घटनाओं को हम वीकेंड में जो शुक्रवार शनिवार को लेंगे, और सोमवार से बृहस्पतिवार तक मंथली, ताकि जो है जो पुराना करंट है वो भी आपको रिवाइज होता चले और ये नए करंट से भी आप अपडेट होते चले। क्योंकि क्लासेस हमारी थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, ऑफलाइन में हमारी पहले से क्लासेस थी, ऑनलाइन में क्लासेस थोड़ी लेट शुरू हुई, क्योंकि एग्जाम टल गया है। तो हम बहुत व्यवस्थित तरीके से जून जुलाई मान चलिए मिनिमम 75 दिन का कोर्स ही रखे हैं कि अगस्त के लास्ट में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं ज्यादातर, और उसके पहले के भी जो एग्जाम होंगे वो आपको लेके आएंगे पीछे, और इधर जो है वीकेंड वाली घटनाओं को कवर करेंगे। तो आपका ये जून की मैगजीन आपको इसी के साथ हम पढ़ाते चलेंगे, जून का डेली करंट अफेयर्स आपको लेते चलेंगे शुक्रवार शनिवार में। तो आपका एक अच्छे तरीके से करंट का पूरी समझ तैयारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की एक चर्चा से। इस समय कोविड-19 की दौर चल रहा है, और कोविड-19 पे एक चर्चा भी बड़ी अखबारों में, समाचार पत्रों में, राजनीतिक नेताओं में विमर्श का विषय हुआ है। खास करके कांग्रेस के कमलनाथ जी के द्वारा इसको भारतीय वेरिएंट जो कहा गया, तो इस पर बड़ा आपत्ति हुई। भारत सरकार ने भी आपत्ति की और भारतीय जनता ने भी इस पर बहुत आक्रोश व्यक्त किया, भारतीय वेरिएंट का। क्योंकि देखिए इस तरीके की घटनाएं या आपदाओं को, वायरस को किसी देश से जोड़ना उस देश की स्वाभिमान को क्षति पहुंचाता है, उसके जो है व्यवसायिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पहलुओं पर चोट करता है। इस तरीके की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए WHO ने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भारतीय वेरिएंट नाम नहीं दिया गया। तो WHO ने इन वेरिएंटों को नाम देने की प्रक्रिया की शुरुआत की ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो उसी में जो भारतीय वेरिएंट जो नामकरण किया गया, देखिए नामकरण किया गया इस कोविड-19 का, कोविड-19 की जो दूसरी लहर का है, उसमें जो भारतीय वेरिएंट जिसको कहा गया समाचार पत्रों में कुछ नेताओं के द्वारा जिस पर आपत्ति हुई,
तो उसको एक अलग नाम दिया WHO ने। क्या नाम दिया? बात इसको नाम दिया डेल्टा। उसको क्या नाम दिया? डेल्टा। देखिए यही डेल्टा की ही चर्चा करेंगे हम। देखिए अब आपसे डेल्टा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो डेल्टा तो ये करंट में है, ये है क्या, जो है वेरिएंट जो है 167B1672, ये जो है इस वेरिएंट का नाम है कोविड-19 का, और इसको नाम दिया गया WHO के द्वारा डेल्टा। इसको क्या नाम दिया गया? डेल्टा नाम दिया, B1672। ध्यान रखिएगा, ये सब भी पूछा, अभी हम बताएंगे आपको किससे कैसे प्रश्न बनते हैं। किसने नाम दिया डेल्टा? ये भारतीय वेरिएंट जिसको कहा जा रहा था समाचार पत्रों में, भारत सरकार की आपत्ति के बाद WHO ने सभी देशों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए और इस तरीके की मनोवृत्ति से बचने के लिए एक नामकरण किया, जैसे तूफानों का नामकरण होता है उसकी पद्धति जो है, उसी तरीके से WHO ने इस कोविड-19 के सेकंड लहर के भी वेरिएंट देखे, उसमें भी देखिए ट्रंप को अगर आप याद करिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको बार बार चाइनीज वायरस कहा, लेकिन WHO या अन्य सरकार या भारत सरकार या किसी भी सरकारों ने इसको आधिकारिक रूप से कभी चाइनीज वायरस नाम नहीं दिया। उसको SARS-2 कोविड-19 नाम दिया गया, इसीलिए दिया गया ताकि किसी एक देश के जुड़ने से जो है उसकी मनोवृत्ति, उसकी व्यवसायिक सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो धारणा को चेंज करने के लिए WHO ने भारतीय वेरिएंट जो यहाँ पे प्रभाव था उसको नाम दिया डेल्टा नाम दिया। क्या नाम दिया? डेल्टा। इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो B1613 है, इसी तरीके से B135 आपको बता रहे हैं, B135P1, ये दो और है, B135P1, B137, ये चार और वेरिएंटों का नामकरण किया गया। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए ये B135 है, B135, B137, P1। ये B135 है, यह नाम दिया गया दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट को। यह नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम के वेरिएंट को, और यह नाम दिया गया ब्राजील के वेरिएंट को। नाम दिया गया ब्राजील के वेरिएंट को। तो जो B135 है, जो B17 है, सॉरी ये B17 है, ये B135, तो इसको नाम दिया गया अल्फा। इसको क्या नाम दिया गया? अल्फा। इसको नाम दिया गया बीटा। इसको नाम दिया गया गामा। तो आपको याद कैसे करना है? देखिए ये चार नाम आपको दिमाग में आ गए। अब हम आपको बताते हैं इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे, फिर इसके आगे डिस्क में आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए अब यहाँ ये पहला प्रश्न जो आपका सामान्य है, जो छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि WHO के द्वारा ध्यान दीजिएगा, WHO के द्वारा भारतीय वेरिएंट कोविड-19 को नाम दिया गया। एक सीधे तथ्यात्मक प्रश्न हो गया, आपका आंसर आ गया डेल्टा। ठीक, फिर अब इसमें दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि सत्य कथन है, या इसमें दे दे असत्य कथन है। सत्य कथन है प्रश्न पूछ दे, और उसमें दे दे कि भारतीय वेरिएंट का नाम, पहला आपका यही दे दिया गया कि भारतीय वेरिएंट का नाम डेल्टा है। इसे B1672 भी कहते हैं। ठीक, यह वेरिएंट प्रारंभ में VOI श्रेणी में था। फिर इसमें पूछे कि यह वेरिएंट 11 मई के बाद WHO के द्वारा VOC श्रेणी में आ गया। अब देखिए चार कथन इसने बना दिया, एक छोटी सी घटना पर चार कथन बन गया।
अब इसमें आपसे विकल्प बना रहा है ए, एक सत्य है, दो सत्य है, बी बना रहा है कि दो सत्य है, तीन सत्य है, सी बना रहा है कि एक दो तीन सत्य है, और चार डी बना रहा है कि एक दो तीन चार चारों सत्य है। तो देखिए इसमें आपको छोटी सी घटना है, दो तरीके के प्रश्न पूछ दिया। एक तो तथ्यात्मक प्रश्न दे दिया, इसमें आपको डेल्टा नाम दे दिया, ए विकल्प दिया तो आप सीधे याद कर लीजिए, या इसी में नाम दे दे अल्फा, इसी में नाम दे बीटा, इसी में नाम दे दे गामा, तो आपके विकल्प में आ जाएगा कि हमको डेल्टा लगाना है भारतीय। अगर इसी में हम दूसरे प्रश्न को शामिल करें, यहाँ भारतीय की जगह पे अगर हम ब्रिटेन कर दें तो ब्रिटेन करते, जैसे ही ब्रिटेन करेंगे तो आपका अल्फा आंसर हो जाएगा, जैसे ही हम ब्राजील करेंगे तो ऐसे ही हमारा ये गामा आंसर हो जाएगा, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका करेंगे ये बीटा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चार चीजों से चार तरीके के प्रश्न बन गए। फिर ये कथन कारण वाले जो ब्रंश बने, ये ठीक है, ये पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन ये भी सत्य है, ये पहले VOI 1 श्रेणी में था, वेरिएंट ऑफ इंटरवेंशन में था, अर्थात खतरनाक श्रेणी में था। बाद में 11 मई के बाद जैसे गति कंट्रोल हुई, इसको कंफर्म श्रेणी में रख दिया गया, अर्थात ये चारों कथन सत्य हैं। तो आपको परीक्षा में हमने चारों कथन सत्य इसलिए रखा आपको समझाने के लिए कि आपको हमारा उद्देश्य इस घटनाओं को आपके दिमाग में अंकित करना, अक्षर इसको समझना। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, वहां 6-1 जैसे दिया हुआ है B167 वेरिएंट 2, इसमें नाम भी देखिए वेरिएंट 2, अगर हम इसको वेरिएंट 1 कर दें तो क्या होगा, ये भी एक भारतीय वेरिएंट है, लेकिन यह वेरिएंट देखिए B1671 यह भारतीय वेरिएंट है। यह 4 अप्रैल को जो है WHO के द्वारा इसका भी नामकरण किया गया। एक फिल्म आप देखे होंगे, बाहुबली फिल्म देखे हुए, उसमें एक किरदार था कड़प्पा जो है बड़ा प्रश्न भी रहा साल भर, कड़प्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो यहाँ भी पूछ रहा है, ये कड़प्पा से इसको आंसर आप निकाल लीजिए। तो B1671 जो है ये भी भारतीय वेरिएंट है, और इसका नाम क्या रखा गया, कप्पा, एक कप्पा से कप्पा हो जाएगा, तो कप्पा आपको याद करिए। देखिए यहाँ डेल्टा नामकरण से संबंधित छोटी सी जानकारी है कि भारतीय वेरिएंट का नाम डेल्टा कर दिया, कप्पा कर दिया, लेकिन अगर प्रश्न की प्रकृति में आपसे पूछा जाए तो अगर आप गहराई से नहीं पढ़ते हो तो आपको कहाँ अंडरलाइन करना है, मैगजीन से चीजों में आपको B1672 पर अंडरलाइन करना है, इस पर अंडरलाइन करना है, ये अल्फा बीटा गामा पर अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से आपको ये नामकरण वाले प्रश्न को मिलेगा। ठीक, यहाँ आपको क्लियर हो गया। ठीक, कप्पा नाम किसको दिया गया, भारतीय वेरिएंट को, जिसका जो है वैज्ञानिक B1671, डेल्टा नाम भारतीय वेरिएंट को, उसका वैज्ञानिक कोड क्या B1672, B135 अफ्रीका के वेरिएंट को नाम दिया गया बीटा, B117 यूके इसको दिया गया। देखिए जो दूसरी लहर है वो पहले यहीं पे प्रभावित हुई, ब्रिटेन से ही विशाखापत्तनम में भारत में पहला जो केस आया था B1 ब्रिटेन। आपको याद होगा 26 जनवरी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन में इसी वेरिएंट के प्रभाव को बढ़ने के कारण B117 जिसको अल्फा नाम दिया गया के कारण भारत में नहीं स्वीकृत हुई। अर्थात ये भी एक घटना इंपॉर्टेंट है कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान नहीं था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर P1, इसे P1 जैसे आता है तो आप ब्राजील की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से नामकरण में एक दो प्रश्न और बन सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे नोट करते हुए ध्यान करते हुए चलेंगे। अमेरिका का नाम सुना है, अमेरिका में भी वेरिएंट ने तबाही मचाई। पहले चरण में अमेरिका, इटली, स्पेन, पुर्तगाल सारे देशों में ज्यादा प्रभाव रहा। दूसरे चरण में भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में ज्यादा प्रभाव इसका दिया, भारत में दिखाई दिया, ब्रिटेन में दिखाई दिया, अमेरिका में भी दूसरा चरण है, ब्राजील में भी दिखाई दिया। अब तो इस पर चर्चा हो रही है कि जैविक हथियार था चीन के वुहान लैब से, उन्होंने अमेरिका वालों ने इस पर जो है जांच में बैठा दी है, 90 दिन तक उसमें रिपोर्ट भी देना है। अब ये अपनी अपनी जगह चर्चा विषय, लेकिन आपको इस तरीके के प्रश्न जो है खास करके हमको लग रहा है कि भारतीय वेरिएंट को लेकर जितनी दस्ता कस्सी हुई थी, इस तरीके के प्रश्न छोटी मोटी परीक्षाओं में तो निश्चित आ सकते हैं, और यूपीपीसीएस में इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। देखिए वेरिएंटों को हमने आपको बताया कि भारत में अगर नामकरण से फिर से एक बार देख लें तो भारत में वेरिएंटों क्या क्या नाम दिया गया
एक नाम दिया गया कप्पा और एक नाम दिया गया डेल्टा, समझ रहे हैं। और डेल्टा देखिए, अगर पूछा जाए डेल्टा ज्योग्राफी से अगर इसको जोड़ दिए तो सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो उस वजह से उसकी जो प्रतिस्पर्धा को जो महत्व को थोड़ा सा दर्शाता भी रहा है। तो इसके जो है जो मानसिक तीव्रता है, जो उसकी नकारात्मक अवधारणा को कम कर रहा है। नामकरण का मतलब भी होता है कि नकारात्मकता को थोड़ा सा कम कर लिया जाए ताकि किसी देश के साथ न जोड़ा जाए उसको। फिर जैसे अमेरिका का हमने चर्चा किया, तो अमेरिका में भी वेरिएंट को नाम दिया। ये नाम कौन दे रहा है? नाम दे रहा है कौन? WHO। तो अमेरिका में, अच्छा, अगर यूपी, बिहार या भारतीय परंपरा को देखें तो खाने पीने की जो चीजें हैं उसके बाद एक शब्द आता है गांव में पानी पीने के लिए, लोटा। पहले लोटा चलता था, लोटा आज भी है, लोटा गांव में मिलता है, शहर में हम लोटा की जगह जग और थर्मस ही सबने ले लिया। तो इस वेरिएंट को नाम दिया गया, अमेरिका में जो वेरिएंट है उसको नाम दिया गया लोटा। क्या नाम दिया? लोटा। अमेरिका लौट गया इस वेरिएंट। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मृत्यु जो पूरे विश्व में भी अमेरिका में भी लगभग 6 लाख के आसपास की मृत्यु का आंकड़ा जो आया है। तो समझ लीजिए कि अमेरिका ने कोविड-19 के इस वेरिएंट से लौट गया, इसलिए वहां अमेरिका का नामकरण क्या हो गया? जो WHO का लोटा। फिर एक दूसरा है अपलेशियन, अपलेशियन श्रेणी भी है वहां पे, पर्वतों की श्रेणी और ये सब जो जोड़ते हैं, तो यहाँ अपलेशियन आपको मैगजीन में अपलेशान करके मिला होगा, अपलेशान करके मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों नाम कहाँ के हैं वेरिएंट के? ये अमेरिका में पाए गए वेरिएंट के नाम है। फिर अभी हमने एक ब्राजील में आपको बताया था P1, जिसको हमने बताया था कि ये गामा है, ब्राजील में गामा है। और एक और वेरिएंट है वहां पे, देखिए तीव्रता के आधार पर वेरिएंटों का नामकरण किया जाएगा, उसको कहे हैं जीटा। क्या कहते हैं? जीटा। अभी आपने जीका वायरस का नाम सुना होगा। जीका वायरस में क्या हटा दी तो जीटा है, और ये जीटा क्या है? ये भी वायरस का ही प्रभाव है, लेकिन कहाँ पे नामकरण है? ये ब्राजील में जीटा पाया जा रहा है। फिर उसी तरीके से फिलीपींस में जो है, फिलीपींस में इसका नाम दिया गया, इसको थीटा कह रहे हैं। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको एक तथ्यात्मक प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका में कोविड-19 वेरिएंट का नाम दिया गया, दूसरी लहर में जो भी है, तो लोटा हो गया, अपलेशान हो गया। फिर आपको एक प्रश्न सुमेल में करने के लिए दे दे और मिलान करने के लिए सुमेल करिए, निम्न वायरसों का देश के नामों के साथ सुमेल करिए, तो आपको डेल्टा दे दे, गामा दे दे, बीटा दे दे, अल्फा दे दे, आपको लोटा दे दे, आपको थीटा दे दे, जीटा दे दे। तो आपको इस तरीके से सुमेल करना पड़ेगा। अर्थात आपको ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए 1 नंबर के प्रश्न की संभावना इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। एक तो तथ्यात्मक प्रश्न रहेंगे, दूसरे उसमें थोड़े से विश्लेषणात्मक रहेंगे जो कथनों के आधार पर रहेंगे, और थोड़े से उसमें कथन कारण के आधार पर भी बन सकते हैं कि वैसे तो इस तरीके के वायरस को नामकरण की पद्धति नहीं थी, लेकिन WHO ने क्यों किया? तो ये है कि जो उस देश की क्षति जो है, उस देश का नुकसान न हो, उस देश की जो छवि खराब न हो, इन सब चीजों को रख करके, और ये जो राजनीतिक विचार विमर्श इस तरीके के होते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो जिसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे बना हुआ है WHO या यूनाइटेड सन, तो इसलिए ये सब चीजों को आप कथन कारण में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तथ्यों में। इसलिए एक छोटा सा जो हमने आपको डेमो के रूप में इसको समझिए, करंट को हम जब पढ़ेंगे डेली वाले करंट में, तो इस तरीके की घटनाओं को नामकरण, इस तरीके की चीजों को आपको लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा रहा आज के लिए नामकरण का दूसरा हम टॉपिक आप उठाते हैं इसमें। अभी देखिए एक चर्चा है, भारत में किसान की चर्चा हो रही है, भारत में कृषि कानून लाए गए, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं किसानों के लिए। भारत में जब से हमने अपना होश संभाला है, ये देश है वीर जवानों का, ये गाना सुना है। उसके बाद एक भारत गाँव में बसता है, गांधी जी की कहानी किताब सुनते हैं, और भारत किसानों का देश है, ये सब सुनते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा समस्या, चाहे जो सरकारें रही हो या है, सबसे ज्यादा जो है इग्नोर किया जाता है, तो इन किसानों को ही किया जाता है, मजदूरों को ही किया जाता है, और सिर्फ ये गाने होने में अच्छे लगते हैं भरत कुमार के, बाकी सब जो है किस्से कहानियों में ही है। सबसे ज्यादा समस्या किसानों को है। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था 2022 तक, और कोविड-19 के कारण वो लक्ष्य जो है, हमको तो लग रहा है 2022 से अगर 2022 में भी प्राप्त हो जाए तब भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी भारतीय किसानों की दशा को। लेकिन आपको मानना चाहिए
कि इस कोविड-19 के इरा में पहले लहर में भी, दूसरी लहर में जो लगभग 20-21 महीने होने जा रहा है, औद्योगिक गतिविधियां लगभग शुरुआत में तो 4-5 महीने पूरी तरीके से बंद थी। बंद होने के बाद भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में लोग जी खा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो थोड़ी बहुत भी सकारात्मकता दिखाई दे रही, वो किसानों के ही देन है। क्योंकि भारत जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला, अभी भी लगभग 60% आबादी की जीविका का आधार किसान और ग्रामीण बना हुआ है, उससे जुड़े छोटे छोटे उत्पाद बने हुए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर उनकी आय को ही दोगुना करने का लक्ष्य। 90 के दशक में जब उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो हर सेक्टर में उदारीकरण को लाया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, और हर सेक्टर में उससे सकारात्मक पहलू भी दिखाई दिए, कुछ नकारात्मक भी पहलू दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर अगर उसको मूल्यांकन किया जाए तो वो चीजें सकारात्मक ही रही। तो कृषि वाले सेक्टर में या किसानों को इसका लाभ क्यों न मिले, इसी उद्देश्य ये कृषि कानूनों में परिवर्तन किया गया था। और कृषि कानूनों में परिवर्तन करने के बाद आप देखे होंगे 2014 में जब ये सरकार आई, तो एक स्कीम इन्होंने लेके आया था, सूरतगढ़, राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत होगी मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड की। मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे हमारा आपका स्वास्थ्य कार्ड बनता है कि आपको शुगर है कि नहीं, बीपी है कि नहीं, ये जो है कौन सी बीमारी है नहीं है, उस तरीके से वैसे मृदा में भी अनावश्यक रूप से केमिकल रसायनों का प्रयोग करने के कारण उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया है, उनकी उर्वर क्षमता सीमित हो गई या समाप्ति के कगार पर मैक्सिमम हो चुकी है, वो नकारात्मकता ऊसर को जन्म दे रहे हैं। तो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लाई गई थी। तो मृदा के जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जिस हिसाब से उसमें केमिकल की आवश्यकता होगी, जिन पोटेंशियल तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होगी, जिनकी कम होगी, उस हिसाब से खाद बीज का प्रयोग किया जाए। तो उसमें लक्ष्य में तो ये जो हम बताने आपको जा रहे हैं किसानों के लिए, आपके अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो इलाहाबाद में ध्यान रखिएगा, फूलपुर एक स्थान है, वहां एक संस्था है इफ्को, वहां एक संस्था है इफ्को। इफ्को जो है पूरे विश्व की, ये ध्यान रखिएगा, इफ्को पूरे विश्व की सहकारी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की सबसे बड़ी कंपनी। उर्वरक की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, ये है इफ्को। विश्व की सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की सबसे बड़ी कंपनी है इफ्को। इसी इफ्को ने किसानों के लिए एक नए तरीके का यूरिया को जन्म दिया है, नैनो यूरिया इस्तेमाल किया। देखिए नैनो एक कार भी आई थी, टाटा ने लॉन्च किया था नैनो, और नैनो साइंस की भी शब्दावली है। नैनो का मतलब मिनिमम चीजें होती है मिल करके, नैनो यूरिया। अब यहाँ आपको नैनो यूरिया की बात हो रही, तो आपको जो पहला तथ्यात्मक चीज क्या है, नैनो यूरिया, और ये जून महीना चल रहा है, जुलाई तक मार्केट में आ जाएगी, जुलाई 21 तक। ये कौन लॉन्च कर रहा है, इफ्को। इफ्को नैनो यूरिया कौन लॉन्च कर रहा है, इफ्को। इसमें जो है कहा जा रहा है, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यूरिया का जो है मुख्य अवयव है, 46% नाइट्रोजन इसमें होता है, आपको मालूम है। तो यूरिया का जो यूरिया में जो नाइट्रोजन है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, प्रदूषण को जन्म देता है, वो जो है मृदा की क्षति को तो नुकसान पहुंचा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए इस नैनो यूरिया में ऐसा लाया गया है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सके। तो यह जो नैनो यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन के उत्सर्जन को बात की जा रही है। इस यूरिया में जो होगा ये साधारण 50% नाइट्रोजन के उत्सर्जन को ये कम करेगा। नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कितना कम करेगा, 50% कम करेगा। नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कितना कम करेगा, ये 50%। किस यूरिया से, जो अब तक हम पारंपरिक यूरिया जो इस्तेमाल करते थे, उस यूरिया के, पारंपरिक यूरिया से ये जो है 50% नाइट्रोजन के उत्सर्जन को क्या करेगा, कम करेगा। कितने कम करेगा, 50% कम करेगा। फिर इसमें हम उपयोग कैसे करेंगे, इस यूरिया का जब हम उपयोग करेंगे, देखिए 500 ml का, 500 मिलीलीटर का एक होगा, जिसकी बाजार में कीमत 240 रुपए होगी, और यह 45 किलो यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बराबर होगा। 500 ml 45 किलोग्राम यूरिया के बराबर होगा, और 50% नाइट्रोजन उत्सर्जन को यह क्या करेगा,
कम करेगा। क्या करेगा? नाइट्रोजन स्तर को कम करेगा। ठीक, अब इस उर्वरक की मांग अभी यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संस्था में ही उपयोग किया गया है। इसकी गुणवत्ता को देखकर विदेशों में बहुत ज्यादा मांग हो रही है। इस यूरिया की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग हुई, तो इफको ने इसको विदेशों में भी और भारतीय बाजार में भी दोनों जगहों पे लॉन्च करने की तैयारी की है। ये आपकी संक्षिप्त जो शॉर्टकट जो होती है डे बाय डे के करंट वाली न्यूज में ये कल की न्यूज थी। तो इसको प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, इस पर मेंस में भी प्रश्न बन सकते हैं, समझ रहे हैं? मेंस में प्रश्न कैसे बनेंगे कि केमिकल रसायन से इसमें जोड़ दिया जाए और इस तरीके की चीजों को आपको बढ़ा करके 100 शब्द में लिखने के लिए दे दे, 50 शब्द में लिखने के लिए दे दे। लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है करंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जहां तक मेरा अनुमान है, जब भी हमने जो पिछली घटना की चर्चा की, ये जो घटनाओं की, ये दोनों घटनाएं जो हम आज चर्चा में कर रहे हैं आपको, ये आपको किसी न किसी परीक्षा में, निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपको दिखाई देगा, ये तय मान के चलिए। अब वो परीक्षा चाहे यूपीएससी हो सकती है, यूपी पीसीएस हो सकती है, आरओ हो सकती है, यूपी पेट हो सकता है, सुपर टेट हो सकता है, या अन्य एसआई किसी भी परीक्षा में यह तय मान के चलिए। खासकर यूपी की परीक्षाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की जो है ये शाखा, इफको की शाखा के द्वारा, ये फूलपुर द्वारा विकसित किया गया यूपी में इफको की इकाई लगी हुई है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ कैसे पूछा जा सकता है? पहला प्रश्न तो तथ्यात्मक हो सकता है कि नैनो यूरिया किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इफको ने, एक हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करना। ये पारंपरिक ऊर्जा के कितने प्रतिशत, जैसे मुझे 45 किलो अगर यूरिया को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो 500 ml नहीं आपको इस्तेमाल करना है। 500 ml आप ये लिक्विड ले लेंगे और उस यूरिया में 50, जैसे 45 किलो तो उसको आधा कर लेते हैं, इसको आधा करके मिला देंगे तो 45 किलो के बराबर हो जाएगा। तो 500 ml जो है मार्केट में 240 रुपए का ये, और ये उत्सर्जन पारंपरिक यूरिया से कितना % कम करेगी? 50% कम करेगी। ये आपको तथ्यात्मक प्रश्न यहां से आ गए, और इसी में आपको 1, 2, 3, 4 बना के पूछ सकता है कि इफको की क्षेत्रीय इकाइयां कहां कहां पे हैं। ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि इफको की जितनी शाखाएं हैं उसको आप ध्यान में रखिए, उसकी क्षेत्रीय इकाइयां कहां कहां पे हैं। आप जो है इफको की जो है, फिर ये ध्यान रखिए कि विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है उर्वरक के मामले में, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक कंपनी है यह इसको ध्यान में रखिए। ये चारों पांचों चीज को आप जो ध्यान में देखेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टि। और जहां तक मेरा अनुमान है कि एक प्रश्न यहां से आने की पूरी संभावना है। अब इसे नैनो यूरिया के तर्ज पर ही डाई अमोनियम सल्फाइड, जिसको हम डाई बोलते हैं गांव में, वो भी नैनो डाई को भी लाने का इफको का प्रोग्राम है। अगस्त सितंबर तक वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम डाई को भी मार्केट में लॉन्च कर देंगे। ठीक, तो नैनो यूरिया और नैनो डाई दोनों का उत्पादन कौन कर रहा है? इफको कर रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये परीक्षा की दृष्टि से। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, आज छोटी सी एमबी टैग की तरफ बढ़ते हैं। एमबी टैग, आज हम आपको उस करंट की चर्चा कर रहे हैं जो हम प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार को, फ्राइडे और सैटरडे को करेंगे। ये वीकली करंट हमारा है, डे बाय डे के करंट का है, उसको लेके चलेंगे। कल से हम आपको जनवरी के करंट से लेकर के चलेंगे आगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही कि नहीं जून से करंट आ जाए, हमारा उद्देश्य पुरानी जो करंट है, जो परीक्षाओं में एक साल की करंट की संभावना होती है, उसको ध्यान में रखकर हम आपको लेके चलेंगे, ताकि करंट का अगर 15 प्रश्न आ रहा है तो 12-13 प्रश्न आप कर ले जाएं। और हमारे पढ़ाए हुए करंट का जो हमारा अब तक का अनुभव रहा है, लगभग 90% जो प्रश्न करंट पे आसानी के साथ परीक्षाओं में उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। आप साथ में लगे रहिए, आपकी सफलता जो है इस करंट के माध्यम से, कल हमने आपको बताया अभी तक करंट की क्या उपयोगिता है। अब चर्चा करते हैं एमबी टैग की, चर्चा करते हैं एमबी टैग। एमबी टैग, ये एमबी टैग क्या है? देखिए एमबी टैग क्या है? ये देखिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा है। भारत का पहला एमबी टैग, भारत का
पहला स्वदेशी तापमान डेटा, भारत का पहला स्वदेशी डेटा, तापमान डेटा को मापने वाला है, तापमान डेटा का आकलन करेगा। क्या है? एमबीटेक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा है। दूसरा, इसमें इसको बनाया किसने है? आईआईटी रोपण। रोपण कहाँ है? पंजाब में। और रोपण का जो है हड़प्पा काल में भी संबंध है, रोपण का हड़प्पा काल से भी संबंध है, इतिहास से भी जुड़ती है। रोपण में आईआईटी भी है। रोपण जो है रूपनगर, यहाँ है उसका इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है रोपण। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को देखिए, रोपण ने बनाया है इसको। देखिए एमबीटेक के द्वारा ये आसपास के टेम्परेचर को मापेगा और यह -40 डिग्री से +80 डिग्री के टेम्परेचर को, उतार चढ़ाव को रीड करेगा। और जब सामान्य टेम्परेचर से जैसे ही अधिक टेम्परेचर होगा तो यह जो है रेड अलर्ट जारी करेगा। रेड अलर्ट का अलार्म इसमें बजेगा, रेड अलर्ट का। अब इसके द्वारा क्या होगा? देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, मौसम को पढ़ने में, अन्य जगहों को, इस तरीके की चीजों को करने में हमको सुविधा हो जाएगी। -40 डिग्री से +80 डिग्री तक के टेम्परेचर को वो मापेगा। जैसे ही स्थानीय टेम्परेचर ऊपर होगा ये रेड अलर्ट जारी कर देगा। और यह जो है यूएसबी, जो कंप्यूटर यूएसबी डिजाइन में, उसी यूएसबी के डिजाइन में इसका बना हुआ है। डिजाइन इसकी जो डिवाइस है, जो इसका आकार है, ये यूएसबी के आकार का है। यह एक बार रिचार्ज जब आप करते, चार्ज कर देते हैं, जब इसको एक बार चार्ज करेंगे जब आप इसको, तो यह 90 दिनों तक काम करेगा। 90 दिनों तक, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कहां से बनेगा वो सब अंडरलाइन करते चल रहे हैं, 90 दिनों तक। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या अंतरराष्ट्रीय बाजार में अब तक का जो ये डाटा टेम्परेचर वाला है वो 30 से 40 दिनों तक का ही जो है उसकी व्यवस्था रहती है। 30 से 40, भारत मतलब उससे भी बेहतरीन तरीके क्वालिटी का ये है। अब इस डिवाइड को, एक तो हमने बताया रोपण को मुख्य आईआईटी है जो इसको देखिए, आप देखे होंगे एक योजना भारत में चली, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप में होता क्या है कि नवी इनोवेशन को शामिल किया जाता है। तो ये आईआईटी रोपण के नेतृत्व में एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप योजना है, जिसको अवध बोलते हैं। अवध ये भारत सरकार की योजना है। अवध विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार, उसने इसको बनाया हुआ है। अवध योजना के तहत, ये अवध स्टार्टअप अवध योजना के तहत बना। और इस स्टार्टअप का नाम क्या है? स्ट्रेचमेंट। इसका क्या नाम है? स्ट्रेचमेंट। इसको एक अन्य नाम जानते हैं, स्ट्रेचनेस्ट। दोनों नाम इसका मिलता है, स्ट्रेचमेंट और स्ट्रेचनेस्ट। स्ट्रेचनेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। फिर से इसको एक बार देखते हैं। एमबीटेक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा संग्रहित करने वाला है। आईआईटी रोपण के नेतृत्व में बना है। यह -40 डिग्री से +80 डिग्री तक अलर्ट को मापन करेगा। स्थानीय टेम्परेचर से जैसे ऊपर होगा रेड अलर्ट करेगा। यह यूएसबी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से आंकड़े इसके जोड़ करके लिए जाएंगे। एक बार चार्ज करने पर 90 दिनों तक काम करता है। 30 से 40 दिन तक अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो डाटा रिकॉर्ड करने वाले हैं काम करते थे। इसको भारत सरकार की अवध योजना के तहत जो है बनाया जा रहा है। और स्टार्टअप कंपनी स्ट्रेचनेस्ट इसको मुख्य है। स्ट्रेचमेंट उसी का वार्ता, इसका वर्तमान में जो नाम है स्ट्रेचनेस्ट। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या क्या आपके लिए बन रहे हैं। ठीक, यहां से जो प्रश्न बन रहे हैं, एक तो पहला प्रश्न, एमबीटेक है क्या? तो ये तापमान डेटा संग्रह की प्रणाली बनाया किसने? आईआईटी रोपण ने।
कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने इसको इन्वेस्ट किया? स्पेसलिस्ट ने। यह किस योजना के तहत बन रही है? भारत सरकार की अवध योजना के तहत। ठीक, अवध योजना का अगर आप देखेंगे फुल फॉर्म क्या है? ए से एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, यह भारत सरकार की अवध योजना